हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गोकुल कोचिंग सेंटर। ठीक है, आज हम परिवहन चैप्टर का क्वेश्चंस देखेंगे। तो क्वेश्चन है, रक्त वाहिनियों से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है, रक्त को ले आने तथा ले जाने वाली नसों को रक्त वाहिनियाँ कहते हैं। ठीक है, रक्त को ले आने और ले जाने वाली नसों को रक्त वाहिनियाँ कहते हैं। जंतु में दो प्रकार की वाहिनियाँ होती हैं। जंतु में दो प्रकार की वाहिनियाँ होती हैं, पहली धमनी और दूसरा सिरा। ठीक है, दो प्रकार की वाहिनी होंगी, धमनी और दूसरा सिरा। ठीक है, तो हम अभी धमनी के बारे में देखेंगे। धमनी से आप क्या समझते हैं। ठीक है, वैसी रक्त वाहिनियाँ जो रक्त को, ठीक है, वैसी रक्त वाहिनियाँ जो शुद्ध रक्त को हृदय से दूर ले जाती हैं, उसे धमनी कहते हैं। ठीक है, हृदय से दूर ले जाती हैं मतलब हृदय से पूरे शरीर में ले जाती हैं, शरीर के सभी अंगों तक ले जाती हैं, तो उसे क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। यह रक्त से हृदय को पूरे शरीर में पंप करता है। ठीक है, हृदय क्या करता है, रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है। इसमें रक्त का दाब 120 mmHg होता है। यह शरीर में अधिक गहराई में पाया जाता है। इसमें कपाट नहीं होता है। ठीक है, यह सामान्यतः मोटा एवं लाल रंग का होता है। यह सामान्यतः मोटा एवं लाल रंग का होता है। यह शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त का परिवहन करता है। ठीक है, यह शुद्ध रक्त या ऑक्सीजनित रक्त का परिवहन करता है। अपवाद, फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है। ठीक है, इसमें एक अपवाद है कि फुफ्फुस धमनी जो है वो अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। धमनी में भी महाधमनी होती है, धमनी होती है, छोटी धमनी होती है। ठीक है, अब शिरा के बारे में पढ़ेंगे। शिरा से आप क्या समझते हैं। शिरा, ठीक है, वैसी रक्त वाहिनियाँ जो अशुद्ध रक्त को हृदय के पास लाती है, उसे शिरा कहते हैं। ठीक है, वैसी रक्त वाहिनियाँ जो अशुद्ध रक्त को हृदय के पास लाती है, उसे शिरा कहते हैं। इसके बारे में देखेंगे। यह पूरे शरीर में, ठीक है, यह पूरे शरीर से अशुद्ध या विऑक्सीजनित रक्त को हृदय तक लाती है। ठीक है, यह पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त या विऑक्सीजनित रक्त को हृदय तक लाती है। इसमें रक्त का दाब 180 इसमें रक्त का दाब 80 mmHg होता है। ठीक, इसमें रक्त का दाब 80 mmHg होता है। यह त्वचा के नीचे कम गहराई में पाया जाता है। ठीक है, यह त्वचा के नीचे कम गहराई में पाया जाता है। यह पतला एवं नीले रंग का होता है। ठीक है, पतला एवं नीले रंग का होता है। शिरा क्या होता है, पतला एवं नीले रंग का होता है। अपवाद, इसमें भी अपवाद है। फुफ्फुस शिरा शुद्ध रक्त का परिवहन करता है। ठीक है, फुफ्फुस शिरा शुद्ध रक्त का परिवहन करता है। शिरा में भी महाशिरा, शिरा तथा छोटी शिरा होती है। धमनी और शिरा में अंतर लिखिए। ठीक है, धमनी और शिरा में अंतर देखेंगे। धमनी और शिरा में क्या अंतर है, तो पहला पॉइंट है, यह शरीर की अधिक गहराई पर पाया जाता है। इसके रक्त का दाब और स्पीड दोनों अधिक होते हैं। ठीक है, धमनी में क्या है कि ये शरीर के अधिक गहराई में पाया जाता है, इसका रक्त दाब और स्पीड दोनों अधिक होते हैं, जिसके कारण यह मोटा होता है। शिरा में होता है, यह शरीर कम गहराई पर पाया जाता है, इसमें रक्त का दाब एवं स्पीड कम होता है। ठीक है, धमनी में क्या होता है, गहराई में पाया जाता है, दाब और स्पीड दोनों अधिक होता है, जिसके कारण यह मोटा होता है। लेकिन शिरा में कम गहराई पर पाया जाता है, इसमें रक्त का दाब एवं स्पीड दोनों कम होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, धमनी, इसके रंग क्या होता है, लाल होता है। ठीक है, इसमें रंग क्या होता है, लाल होता है, जबकि शिरा में क्या होता है, इसका हल्का नीला रंग होता है। ठीक है, शिरा का हल्का नीला रंग होता है। धमनी में कपाट नहीं पाया जाता है, धमनी में कपाट नहीं पाया जाता है, जबकि शिरा में कपाट पाया जाता है। यह रक्त को हृदय से लेकर शरीर के अंगों तक पहुंचाता है। यह रक्त को हृदय से लेकर शरीर के अंगों तक पहुंचाता है। लेकिन शिरा में क्या होता है, यह शरीर के रक्त को लेकर हृदय तक पहुंचाता है। ठीक है, शिरा क्या करता है, शरीर के रक्त को लेकर हृदय तक पहुंचाता है। और लास्ट पॉइंट है, इसमें शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, धमनी में क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन इसमें एक अपवाद है, फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, लेकिन शिरा में क्या होता है, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, और इसका भी अपवाद है कि फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, आगे देखें, शरीर में रक्त प्रवाह कैसे होता है। ठीक है, शरीर में रक्त प्रवाह कैसे होता है, तो हृदय से रक्त महाधमनी धमनी छोटी धमनी से होते हुए केशिका तक जाती है। ठीक है, हृदय से रक्त महाधमनी धमनी तथा छोटी धमनी से होते हुए केशिका तक जाती है। फिर वापस केशिका से छोटी शिरा शिरा और उसके बाद महाशिरा से होते पुनः रक्त हृदय तक पहुंच जाता है। ठीक है, इसको चित्र के द्वारा देखेंगे। रक्त में शरीर कैसे जाता है, पहले हृदय से महाधमनी में, धमनी से धमनी, ठीक है, उसके बाद छोटी धमनी केशिका, फिर केशिका से होते हुए छोटी शिरा, ठीक है, छोटी शिरा, फिर शिरा और
फिर महाशिरा और उसके बाद ये दोबारा से हृदय में चला जाता है। ठीक है, तो शरीर में रक्त का प्रवाह कैसे होता है? हृदय से महाधमनी, महाधमनी से धमनी, फिर छोटी धमनी से केशिका और उसके बाद फिर छोटी शिरा, शिरा और उसके बाद महाशिरा, महाशिरा से कहाँ चला जाएगा? हृदय में चला जाएगा। ठीक है, ये रक्त का प्रवाह है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे रक्त क्या है और इसके प्रमुख संगठन। ठीक है, तो इसका आंसर है रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि रक्त क्या है? एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है जिसका रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, रक्त का रंग लाल इसलिए होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इसका रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, अर्थात इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। ठीक है, पीएच मान 7.4 होता है और इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। एक औसत मानव के शरीर में 5 से 6 लीटर तक का रक्त पाया जाता है। रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिमेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, रक्त के अध्ययन को हिमेटोलॉजी कहते हैं। रक्त के प्रमुख संगठक। ठीक है, रक्त के प्रमुख संगठक के बारे में देखेंगे तो इसके 3 संगठक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो पहला देखेंगे, पहला है आरबीसी। आरबीसी का पूरा नाम है रेड ब्लड सेल। ठीक है, जिसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? प्लीहा या तिल्ली को कहा जाता है। ठीक है, आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा या तिल्ली को कहा जाता है। ठीक, उसके बाद है क्योंकि इसमें आरबीसी मर जाता है, ऐसा क्यों कहा जाता है? प्लीहा को कब्रिस्तानिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें आरबीसी मर जाता है। ठीक है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन का होता है। इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण डीएनए टेस्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? 20 से 120 दिन का इसका जीवन काल होता है और इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं और क्या है, जिसके कारण डीएनए टेस्ट नहीं किया जा सकता है। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। ठीक है, आरबीसी को क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। ठीक है, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाना। ठीक है, उसके बाद डब्ल्यूबीसी, इसका पूरा नाम है व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, इसका पूरा नाम है व्हाइट ब्लड सेल, जिसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, जिसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और मृत्यु प्लीहा में होती है। ठीक है, इसका भी क्या होता है? निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और मृत्यु प्लीहा में होती है। इसका जीवन काल 1 से 4 दिन का होता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? 1 से 4 दिन का होता है। यह शरीर को रोगाणु से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है? शरीर को रोगाणु से सुरक्षा प्रदान करता है। डब्ल्यूबीसी सबसे बड़ी कोशिका को, ठीक है, डब्ल्यूबीसी की सबसे बड़ी कोशिका को मोनोसाइट कहते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका को मोनोसाइट कहते हैं। उसके बाद जबकि सबसे छोटी कोशिका को लिम्फोसाइट कहते हैं। ठीक है, बड़ी कोशिका को मोनोसाइट और छोटी कोशिका को लिम्फोसाइट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग प्लेटलेट्स के बारे में देखेंगे। प्लेटलेट्स में क्या है? इसका निर्माण भी अस्थि मज्जा में ही होता है। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, जिसका जीवन काल 1 दिन का होता है। ठीक है, प्लेटलेट्स का जीवन काल 1 दिन का होता है। क्या स्तनधारी प्राणी में पाया जाता है? ठीक है, क्या स्तनधारी प्राणी में पाया जाता है? इसका मुख्य कार्य खून को थक्का करना होता है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? खून का थक्का जमाना होता है। इसे थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। ठीक है, इसे थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट कहते हैं और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे रक्त के मुख्य कार्य। ठीक है, तो रक्त के क्या क्या कार्य हैं ये देख लेंगे। रक्त का कार्य है, रक्त के पहला कार्य है शरीर के ताप को संतुलित करता है। ठीक है, शरीर के तापमान को संतुलित करता है और गैसों का आदान प्रदान करता है। श्वसन क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फेफड़े तक लाता है। शरीर के रोगों को सुरक्षा प्रदान करता है। फाइब्रिनो एंजाइम रक्त को थक्का बनाने में सहयोग करता है। ठीक है, फाइब्रिन जने एंजाइम रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे लसिका क्या है और इसके कार्य क्या हैं। ठीक है, लसिका एक गाढ़ा तरल पदार्थ है। ठीक है, लसिका क्या है? एक गाढ़ा तरल पदार्थ है जिसका रंग प्लाज्मा के जैसा हल्का पीला होता है। ठीक है, जिसका रंग प्लाज्मा के जैसा हल्का पीला होता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा कम पाई जाती है। ठीक है, इसमें प्रोटीन की मात्रा कम पाई जाती है।
WBC की मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक है, लसिका में क्या होता है, लसिका में प्रोटीन की मात्रा कम पाई जाती है और WBC की मात्रा अधिक पाई जाती है। और लसिका क्या होता है, प्लाज्मा के जैसा हल्का पीला होता है। ठीक है, प्लाज्मा के जैसा हल्का पीला होता है और इसमें प्रोटीन की मात्रा कम पाई जाती है और इसमें WBC की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसमें धमनी और शिरा नहीं पाया जाता बल्कि लसिका वाहिनी वाहिनी पाई जाती है। ठीक है, इसमें धमनी और शिरा नहीं पाया जाता बल्कि लसिका वाहिनी पाई जाती है। ठीक है, इसका कार्य क्या क्या है, इसके कार्य देखेंगे। पहला इसका लसिका कार्य घाव को भरना, ऊतक की कोशिकाओं को नम करना, पोषक तत्व एवं हार्मोनों का वहन करना। ठीक है, उसके बाद हम लोग हृदय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हृदय हृदय का सचित्र वर्णन करेंगे। ठीक है, हृदय के बारे में हम लोग भी पढ़ेंगे। हृदय में क्या है, हृदय मानव का प्रमुख अंग है। ठीक है, हृदय मानव का प्रमुख अंग है जो सभी अंगों से सबसे ज़्यादा व्यस्त होता है। ठीक, व्यस्त होता है मतलब ये 24 घंटा काम करता है। तो इसमें बिल्कुल भी क्या होता है, वो आराम या आराम नहीं करता है। ठीक है, तो मानव का हृदय क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो सभी अंगों से सबसे ज़्यादा व्यस्त होता है। ठीक है, मानव के शरीर का हृदय 4 चैम्बर में विभक्त होता है। मानव का हृदय जो है 4 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, तो उसमें 2 अलिंद होंगे, 2 निलय होंगे। हृदय का वजन 300 ग्राम होता है। हृदय का वजन 300 ग्राम होता है। हृदय के बाएं भाग में शुद्ध रक्त पाया जाता है जबकि दाएं भाग में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। ठीक है, हृदय के बाएं भाग में शुद्ध रक्त और दाएं भाग में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। हृदय वक्ष गुहा के दोनों फेफड़ों के बीच स्थित होता है। ठीक है, हृदय वक्ष गुहा के दोनों फेफड़ों के बीच स्थित होता है, जो एक दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। ठीक है, जो एक दोहरी झिल्ली से घिरी होती है जिसे हृदय वरण कहते हैं। ठीक है, हृदय वरण कहते हैं। दोहरी झिल्ली के बीच एक द्रव्य पाया जाता है। दोहरी झिल्ली के बीच एक द्रव पाया जाता है जिसे दोहरी झिल्ली के बीच एक द्रव पाया जाता है। ठीक है, जिसे पेरिकॉर्डिक द्रव कहा जाता है। ठीक है, दोनों दोहरी झिल्ली के बीच एक द्रव पाया जाता है पेरिकार्डियल जिसे पेरिकार्डियल द्रव कहा जाता है। ठीक है, रक्त परिसंचरण के लिए शरीर के अंदर पतली पतली नलिकाएं पाई जाती हैं। रक्त परिसंचरण के लिए शरीर के अंदर पतली पतली नलिकाएं पाई जाती है जिसे धमनी एवं शिरा कहा जाता है। ठीक है, जिसे धमनी एवं शिरा कहा जाता है। धमनी में शुद्ध रक्त जबकि शिरा में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। ठीक है, धमनी में शुद्ध रक्त और शिरा में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। हृदय का प्रमुख कार्य रक्त को पूरे शरीर में पंप या छिड़काव करना होता है। ठीक है, हृदय का कार्य क्या है, रक्त का पूरे शरीर में छिड़काव या पंप करना होता है। मानव का हृदय सामान्य स्थिति में 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कता है। ठीक है, मानव का हृदय 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कता है। ठीक है, हृदय की कार्य विधि के बारे में देख लेंगे। हृदय के अलिंद एवं निलय में संकुचन व शीतलन दोनों प्रक्रियाएं होती हैं। हृदय के अलिंद व निलय में संकुचन तथा शीतलन दोनों होती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं चित्र में बना हुआ है। ऊपर वाला पार्ट क्या है, अलिंद है, नीचे वाला पार्ट निलय है। ठीक है, एक बायां अलिंद होगा और एक दायां अलिंद होगा, बायां निलय होगा और दायां निलय होगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, ये क्रियाएं एक निश्चित क्रम में निरंतर होती हैं। ठीक है, अलिंद एवं निलय में संकुचन व शीतलन दोनों क्रियाएं होती हैं। ये क्रियाएं निश्चित क्रम में निरंतर होती हैं। हृदय की एक धड़कन या स्पंदन के लिए एक कार्डियक चक्र पूर्ण होता है। ठीक है, हृदय का धड़कना स्पंदन को क्या कहते हैं, कार्डियक चक्र कहते हैं। ठीक है, वो एक चक्र पूर्ण होता है। एक चक्र में निम्नलिखित 4 अवस्थाएं होती हैं, मतलब धड़कने में जो भी क्रियाएं होती है तो उसमें 4 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, उसके बारे में देखेंगे हम लोग कौन कौन सी 4 क्रियाएं होती हैं। तो पहला है हमारा शिथिलन। ठीक है, शिथिलन में इस अवस्था में दोनों अलिंद शिथिलन अवस्था में रहते हैं और रुधिर दोनों अलिंदों में एकत्रित हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि शरीर से जो भी रक्त आता है तो वो अलिंद में आ जाता है। जब अलिंद में कब आता है, जब ये शिथिलन अवस्था में होते हैं। ठीक, उसके बाद क्या होता है, अलिंद संकुचित होता है। जब अलिंद संकुचित होते हैं तो क्या होगा, दो अलिंदों के संकुचित होने पर अलिंद संकुचन कहते हैं। ठीक है, इस अवस्था में अलिंद निलय कपाट खुल जाता है। ठीक है, इस अवस्था में क्या होता है, अलिंद से संकुचित होता है तो नीचे वाला कपाट
निलय का खुल जाता है, ठीक है। और अलिंदों से रुधिर निलयों में चला जाता है, तो अलिंद से रुधिर निलय में चला जाएगा, ठीक। जहाँ जहाँ क्या होता है, दायां अलिंद बाएं अलिंद से कुछ पहले संकुचित होता है, ठीक है। इसमें क्या है, अलिंदों में संकुचित होने को अलिंद संकुचन कहते हैं। इस अवस्था में अलिंद निलय का पाट खुल जाता है और अलिंदों से रुधिर निलयों में चला जाता है, ठीक है। अलिंदों से रुधिर निलयों में चला जाता है। उसके बाद क्या है, दायां अलिंद बाएं अलिंद से कुछ पहले संकुचित होता है, ठीक। इसके बाद है निलय संकुचन। अलिंद संकुचन के बाद क्या होता है, निलय संकुचन होता है। निलय में संकुचन को निलय संकुचन कहते हैं, ठीक है। जिसके फलस्वरूप अलिंद निलय कपाट बंद हो जाते हैं, ठीक है। महाधमनियों के अर्धचंद्राकार कपाट खुल जाते हैं और रुधिर धमनियों से रुधिर महाधमनियों में चला जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, निलयों के संकुचन को निलय संकुचन कहते हैं। इसके फलस्वरूप अलिंद क्या होता है, अलिंद और निलय के कपाट बंद हो जाते हैं, महाधमनियों से अर्धचंद्राकार कपाट खुल जाता है और रुधिर महाधमनियों में चला जाता है, ठीक। इसके बाद क्या है, निलय निलय शिथिलन, ठीक। संकुचन के पश्चात निलयों में शिथिलन होता है और अर्धचंद्राकार कपाट बंद हो जाते हैं। निलयों के भीतर रुधिर दाब कम हो जाता है, ठीक है। निलयों के भीतर रुधिर दाब कम हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, अलिंद निलय कपाट खुल जाते हैं, ठीक। दाब कम हो जाने से अलिंद निलय कपाट खुल जाते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे रक्तदाब या रक्तचाप क्या होता है, ठीक। तो इसमें देखेंगे महाधमनी एवं उसकी मुख्य शाखाओं में रक्त प्रवाह के दाब को रक्तचाप कहते हैं। महाधमनी एवं उनकी शाखाओं में रक्त प्रवाह के दाब को चाप कहते हैं, रक्तचाप कहते हैं। एक स्वस्थ मानव का बीपी 120/80 mmHg होता है, ठीक है। 120/80 mmHg होता है, जिसमें 120 को सिस्टोल और 80 को डायस्टोल कहते हैं, ठीक है। 120 को सिस्टोल और 80 को डायस्टोल कहते हैं। एक सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120 mmHg होता है, जहाँ 120 सिस्टोल प्रेशर और 80 डायस्टोलिक प्रेशर होता है, ठीक है। 120 क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर और 80 डायस्टोलिक प्रेशर होता है। रक्तचाप की मापने वाले यंत्र को स्फिग्मोमीटर कहते हैं, ठीक है। रक्तचाप मापने वाले यंत्र को स्फिग्मोमीटर कहते हैं। सामान्य से रक्तचाप अधिक होना हाइपरटेंशन कहलाता है, ठीक है। सामान्य से अधिक रक्तचाप होना हाइपरटेंशन कहलाता है। हाइपरटेंशन की स्थिति हृदयाघात की संभावना होती है। हृदयाघात मतलब हार्ट अटैक की संभावना रहती है, ठीक है। आज के लिए वीडियो में इतना ही। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए।